नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपदा के समय में लगातार आर्थिक अपराध इकाई की पूरे बिहार में कार्रवाई जारी है। पिछले लगभग 15-20 दिनों से जिस तरीके से भारत के साथ साथ बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, उसके बाद हालात ख़राब हुए, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, जीवन रक्षक सुइयों की कमी हुई और हालात बिगड़ते चले गए। उसके बाद इस बीच इस पूरे मामले में माफियाओं का एक गिरोह शामिल हुआ। उस माफियाओं के गिरोह ने वेबसाइट भी बनाई, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हुए और लोगों से संपर्क साधा कि हम आपको ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन की कीमत 2000 ऑक्सीजन की कीमत 50,000 रुपये। रेमडेसिविर दवा जो इंजेक्शन है उसकी 2500 दवा की कीमत लगभग 50,000 60,000 रुपये में। सूचनाएं जैसे जैसे धीरे धीरे आई, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष टीम का गठन किया। उस टीम ने अपनी जांच शुरू की। जांच जब शुरू हुई, जांच के बाद कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई जब हुई तो चौंकाने वाले तथ्य आए। कल पटना के दीघा में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 16 लाख से ज़्यादा रुपये पिछले 10 दिनों में क्रेडिट किए गए। ये पैसे कह सकते पटना, बंगलौर और दिल्ली से क्रेडिट किए गए हैं। अब पूरा ये गिरोह का सदस्य है। ये सोशल मीडिया पर और वेबसाइट पर ये जाकर के एक्टिव होता है, लोगों से संपर्क करता है, उसे जीवन रक्षक दवाइयाँ रेमडेसिविर के बारे में बताता है, अन्य जो दवाइयाँ उसके बारे में बताता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करवाता है और हजारों रुपये उससे ज़्यादा लेता है और कहीं ना कहीं ठगी का भी काम करता है। इस पूरे मामले के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे बिहार में रेड किया। नालंदा से गिरफ्तारी हुई और फिलहाल कह सकते हैं कल जो दीघा से गिरफ्तारी हुई है, उस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने सभी अकाउंट को सीज करवा दिया है। फिलहाल जांच की जा रही है। इनके संपत्ति की भी जांच होगी। पूरा गिरोह पटना, बंगलौर कह सकते हैं कि कई राज्यों में फैला हुआ है और ये पूरा गिरोह सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर लोगों को ठग रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, लोगों से काफ़ी मात्रा में उनको जीवन दवाइयाँ और सिलेंडर उपलब्ध कर रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नईसन खान का कहना है कि किसी भी हालत में किसी भी गिरोह को सदस्य को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी सूचनाएं आ रही हैं उस सूचना पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के साथ साथ पूरी तरीके से इसकी जांच होगी। फिलहाल कल जो दीघा में युवक की गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। उसमें कई लोगों के नाम बताए हैं जो पटना और बंगलौर और दिल्ली कई मेट्रोपॉलिटन सिटी में उसके साथ एक्टिव हैं और फिलहाल सोशल मीडिया पर लोगों से ठग रहे हैं। लोगों को जीवन रक्षक सुइयों के नाम पर कह सकते हैं कि हजारों रुपये उनसे लिया जा रहा है और फिलहाल इसकी जाँच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। देखना होगा आर्थिक अपराध इकाई की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। बाघमारा के लोहियाबाद में अहले सुबह संजय उद्योग ट्रांसपोर्टिंग कंपनी में आउटसोर्सिंग में जोरदार आवाज़ के साथ जमीन धंसी, जिससे आग का गोला निकलने लगी। देखते ही देखते ग्रामीणों में दहशत फैलने लगी। आउटसोर्सिंग आनन फानन में आए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बता दूं कि आउटसोर्सिंग सभी नियमों को ताक पर रखकर काम करती है, जिसके कारण आज बासदेवपुर कोलियरी में अचानक जोरदार आवाज़ के साथ आग निकलने लगी, जिसके कारण अगल बगल के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। विशल प्रबंधक खाना पूर्ति के लिए आई तो लेकिन कुछ अभी तक नहीं कर पाई। आग उसी तरह भभक रही है। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीसरे और चौथे वेव का जो आने वाला है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड की तैयारी शुरू कर दिया है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड जो है बनाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर इसकी कार्य चालू हो गई है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग बोकारो जिला में 200 ऑक्सीजन युक्त बेड अपनी कलत में बना करके रखा है और 50 बेड जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जो बनाया जा रहा है, लगातार युद्ध स्तर पर इसका काम जारी है। ऑक्सीजन बेड हमें पर्याप्त मात्रा में रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा। दूसरी बात है कि सेकेंड वेव अपने पूरे पीक पर है, तो एक्चुअली ये पीक है या और पीक आना बाकी है,
ये तो अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं और 50 बेड ऑक्सीजन बेड जो है वो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। सिर्फ गैस ऑक्सीजन पाइपलाइन वो लगाने का काम चालू है, 1 हफ्ता में वो रेडी हो जाए। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से तैयारी तीसरे और चौथे वेव की तैयारी कर रही है, तो जिस तरह से दूसरे वेव में जो है बोकारो संक्रमण में कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से संख्या बढ़ते जा रहा था, उसको रोकथाम को लेकर लगातार स्वास्थ्य महकमा जो है अपनी ओर से तैयारी प्रारंभ कर दी है, जिससे कि किसी तरह का आने वाला समय में किसी तरह का जो है मौतें ना हो, किसी तरह का ज़्यादा परेशानी ना हो, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है तैयारी कर ली है और तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है। इससे हम कह सकते हैं कि 200 बेड का ऑक्सीजन युक्त जो बेड बनाना है उसको लेकर के जो है तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कशिश के लिए संजीव कुमार, बोकारो। धनबाद इन दिनों अगर वैश्विक महामारी कोरोना से झेल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और कल एक मामला बैंक मोड़ थाने में देखने को मिला, जहां एक महिला ने एक आरोप लगाया था रंगदारी और छिनतई का और मारपीट का, लेकिन जब इसकी वस्तु स्थिति को आज हम पता करने निकले तो पता चलता है कि जेल से बैठा एक शख्स जिस पे गोली चलाने का आरोप है, उपेंद्र सिंह, जो जेल में इस वक्त बंद है, वो जेल से ही इन घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, उस महिला के संपर्क में आ रहे हैं। और जिन लोगों ने उपेंद्र सिंह को जेल भेजने का काम किया, यानी कि केस करने का काम किया था, उन्हीं को इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब उन शख्स से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेल से ही व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के द्वारा उपेंद्र सिंह लगातार दिशा निर्देश उन्हें दे रहा है किस तरह से उन्हें फंसाना है। कोई मांग रहा है तो हम बोले ठीक है, अगर जांच होगा तो पुलिस हमारे पास। ये आरोप आप पे लग रहा है? हमारे चारों भाइयों पे लग रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग घर से कल निकले ही नहीं है। हम निकले नहीं है क्योंकि हम लगा हुआ है और हम निकले हुए हैं सुबह में, थोड़ा हम वार्निंग और करने के लिए और बिना मतलब का बेवजूद फंसाया जा रहा है। आखिर क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि बेवजह आपको फंसाया जा रहा है? हुआ क्या है, आप लोग को सब कुछ पता है कि आए दिन पीछे व्यक्तिगत से हम पे गोली चलाया गया था, जिस कारण से उपेंद्र सिंह जेल में है। और वही इस तरह का संरक्षण दे रहा है लोगों को। वो जो केस किया उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है, उसका केस पार्टनर भी। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि आखिर जेल में किस तरह से मोबाइल पहुंची और किस तरह मोबाइल के द्वारा जो है लोगों से संपर्क किया जा रहा है और लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये देखने वाला मामला है। बहरहाल अब देखना है कि जिला प्रशासन इन मामलों को किस तरह से लेती है और किस तरह से जांच कर और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करती है। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ गई हो, लेकिन मृत्यु दर लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर मरने वाला है कौन। एक तरफ प्रशासन का और जिला प्रशासन का जो रिपोर्ट आ रहा है वो ये साफ कर रहा है कि मरने वाला मात्र 7 लोग हैं, लेकिन शमशान घाट में भीड़ यह बयां कर रही है कि वाकई मरने वालों की संख्या 50 से 60 है। ये तो सवाल है ही, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर कोविड का टेस्ट जब शुरू हुआ तो टेस्ट का रूपरेखा क्या है, क्योंकि लगातार अगर टेस्ट बढ़ेगा तो मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी, टेस्ट कम होगा तो निश्चित तौर पे मरीजों की संख्या कम होती जाएगी। ऐसे सवाल के बीच साक्षी गोलचक्कर पर है और एक बार हम साक्षी गोलचक्कर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर कोविड जाँच किया जा रहा है और वो भी जाँच का जो दायरा है उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना इस वैश्विक महामारी के लिए आपको 2 गज की दूरी जरूरी है। लोग मास्क तो लगाए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी यहाँ पर नदारत है, जबकि यहाँ पर पुलिस कैंप भी है। लेकिन इस सब के बीच ये भी समझने की जरूरत है कि आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी पर हम अंकुश तभी लगा पाएंगे जब हम उसके गाइडलाइन को पालन करेंगे। अगर हम उसके गाइडलाइन को पालन नहीं करेंगे तो हालात ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही हालात का जिम्मेवार कोई और नहीं, खुद ब खुद हम होंगे। यानी वो व्यक्ति जो कोविड जांच कराने के लिए आए हैं, तो जहां पे 2 गज की दूरी होनी चाहिए, 2 गज की दूरी नदारत है। चलिए, ये तो सिर्फ जांच की बात है, लेकिन सवाल जस का तस है।
अभी भी वही सवाल है कि वाकई कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो गाइडलाइन था, यानी लॉकडाउन का जो गाइडलाइन था, उसमें परिवर्तन कर दिया, शक्ति बरत दी। लेकिन क्या वाकई उस शक्ति से लोग मानने को तैयार है? अब तो लोग ई पास को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ऐसा हथियार कि आपके पास अगर ई पास है तो आप बाजार में घूम सकते हैं, और उसका खामियाजा जो कोरोना का चेन तोड़ना था, वो चेन अब नहीं टूट रहा है। और उसका मुख्य कारण है कि ई पास जो है वो लोग अब ई पास को सर्टिफिकेट मान लिए हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम सीधे ई पास बनाएं और सीधे निकल जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल और है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है? आखिर कोरोना का जो चेन तोड़ना है, उसमें चेन तोड़ने में कमी कहां आ रही है? जरूरत है और प्रशासन को सशक्त होने की। अगर प्रशासन सशक्त होगी तो कोरोना का चेन निश्चित तौर पे टूटेगा। लेकिन कोविड जांच सेंटर पर जो दृश्य है, ये दृश्य साफ बयां कर रहा है कि अब नहीं संभले तो कब संभलोगे। लॉकडाउन का असर अब शहर में दिखने लगा है, और ऐसा असर कि अब आने जाने वाले लोगों से अगर आपके पास ई पास है तो कोई बात नहीं है, आप घूम सकते हैं। ई पास नहीं है तो आप पे कार्रवाई होगी। एक बार देख लीजिए, लोग जो है अपना अपना पास दिखा रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि वो किस काम से जा रहे हैं, उसका मुख्य काम, जिस काम से जा रहे हैं वाकई वो काम सही है कि नहीं, या आपके पास अगर ई पास नहीं है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये शहर का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, साक्षी गोलचक्कर का ये नज़ारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमूमन शहर के सभी चौक चौराहों पर यह ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, कारण कि हर जगह पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जैप के जवान को तैनात किया गया है, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो छोटे गाड़ी से हों या बड़े वाहन से हों, वो उनके पास होना चाहिए। अगर पास है तो आप शहर में घूम सकते हैं, पास नहीं है तो अगर आप शहर में घूमेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। और इसी के तहत शहर के तमाम चौक चौराहों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यूँ कहें कि शहर में अगर प्रवेश करना है तो 40 से ज़्यादा ऐसे जगह है जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, यानी आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपके पास ई पास है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम करने के लिए निकलें, ई पास ज़रूर बनवा लें। लेकिन आपके पास नहीं है तो अगर आप शहर में निकलते हैं तो किसी न किसी चौक पर आप पुलिस के कब्जे में आ सकते हैं। एक बार शहर का नज़ारा हम आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि देखिए वाकई लोग, जब पुलिस प्रशासन जो है वो कितना मुस्तैद है, और मुस्तैदी का मुख्य कारण है कि कोरोना का जो रफ्तार है वो रफ्तार को कम करना है। और कोरोना के रफ्तार को कम करने को लेकर लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश कोविड-19 का आ रहा था, उसके तहत अब पूरे राज्य में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप किस काम से जा रहे हैं, आपका क्या काम है, वो आपको बताना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। भैया, कौन सा काम से जा रहे हैं? सर, बेकरी और डेयरी शॉप है मानगो में, और सोनारी में घर है तो वापस जा रहे हैं। अभी सर मानगो से सोनारी जा रहे हैं। देखिए, अगर पास है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास नहीं है आपके पास तो आप परेशान होंगे, आप लफड़ा में फंस सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है आपको अपने साथ पास रखने की। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ई पास का फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है। वैसे लोगों को होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकले। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लोग बहाना बनाकर ई पास बना रहे हैं, और इस ई पास के कारण सीधे तौर पे ये लोग जो है कि आप शहर में घूमते नज़र आ रहे हैं। आखिर ई पास का पूरा जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शहर के तमाम चौक चौराहों पर जब हमने घूमा, और हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग ई पास रखे हैं, लेकिन जो कॉज है वो कॉज वाकई में सही है, ये भी समझने की ज़रूरत है। हालांकि राज्य सरकार ने ये लोगों को सुविधा दी है, लेकिन सुविधा को लोग जो है फ़ायदे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यानी बेवजह घूमना, बिना काम के निकलना, जिसका डर है लोगों को, सरकार को डर है कि बेवजह आप घूमेंगे तो कोरोना का जो महामारी है, कोरोना का वायरस है, वो फैलेगा।
यानी उसके रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन आखिर क्या वाकई में ई पास फायदा दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और हर जगह अगर देखें तो ई पास के जरिए लोग सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। भले ही दोपहर 3 बजे के बाद शहर सुनसान होना चाहिए, लेकिन अभी भी भाग दौड़ जारी है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। अगर आपको खाना खाना है तो ना तो आपको राशन कार्ड लाना पड़ेगा, ना वोटर आई कार्ड लाना पड़ेगा, ना आधार कार्ड लाना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार के हरिशंकर नायक स्कूल में चल रहे कम्युनिटी किचन की। जी हाँ, ये कम्युनिटी किचन है जहाँ लॉकडाउन के दौरान वैसे गरीब, असहाय, निर्धन और मजदूर तबके के लोग खाना खाते हैं, जिनके रोजी रोजगार जो हैं इस लॉकडाउन में छिन गए हैं। अगर कटिहार के कम्युनिटी किचन की बात कर ले तो कटिहार में कुल 23 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हरिशंकर नायक विद्यालय का ये कम्युनिटी किचन है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग खा रहे हैं। पटना और समस्तीपुर के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिटी किचन बिहार में कटिहार में ही चलाए जा रहे हैं। और मैं एक जानकारी आपको दे दूं, पटना और गया के बाद सबसे ज़्यादा भोजन करने के रेशियो का बात कर ले ये कटिहार में ही है। लोगों से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको खाना। जी, खाने में क्या क्या मिला है? भात दाल सब्जी है। किस चीज़ का सब्जी है? आलू है, परवल है, बरबट्टी है, सब मिक्स है। खाना गर्म है? पूरा ताजा गर्म है? पूरा ताज़ा है। खाना की क्वालिटी से संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। अच्छा जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए कि अब हटा देना चाहिए? लॉकडाउन हटा देना चाहिए। क्यों, क्या, किस वजह से ऐसा बोल? इस वजह से कि हम लोग को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। हम लोग का काम ना छोटा धंधा करते हैं। क्या करते हैं आप? फूड में दुकान लगाते हैं। अभी बंद है सब कुछ? बिल्कुल, 1 महीना से बंद है। जी, क्या क्या खाना खिला रहे हैं लोगों को? सर, दाल, भात, सब्जी, परवल, आलू और बरबट्टी का सब्जी, दाल भात। खाने की गुणवत्ता सही है ना? हाँ सर, यहाँ पे तो सब सही है। जो भी खा रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए तो निश्चित तौर पे जो खाना बनाने वाले उनका कहना है कि खाने की गुणवत्ता सही है। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। चाची, की नाम छो? विशाखा देवी। की करे छे, काम की करे छे? कचहरी में चाय बेचे छे रोड के बगल में। अभी चाय की दुकान बंद है? पूरे बंद है 5 तारीख से। खाना में की मिल रहे चाची? दाल चावल। खाना ठीक है? खाना ठीक बनले छे? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, की चाची लॉकडाउन रहे चाहिए कि हटवा देते हैं आप? लॉकडाउन हटवा दीजिए। हम लोग का रोजी रोजगार, हम एक ठो खा रहे, हमारे घर में 12 गो परिवार है, छोटा बड़ा, बेटा भी नहीं है, पुरुष भी नहीं। तो आप देख सकते हैं इस महिला का दर्द, जिसका स्पष्ट तौर पे कहना है कि वो छोटे मोटे रोजगार करती है, चाय की दुकान चलाती है, और जो लॉकडाउन जो लगा है जिस वजह से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है और वो दाने दाने का मोहताज हो गई है, इस वजह से जो है वह कम्युनिटी किचन में आकर खाना खा रही है। तो निश्चित तौर पे हमने आपको कम्युनिटी किचन का नज़ारा दिखाया, जिसमें आपने स्पष्ट तौर पे देखा कि लोगों को गुणवत्तापूर्वक खाना परोसा जा रहा है। वैसे मैं बता दूं कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ खासा ख्याल रखा जा रहा है, चाहे कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज की बेहतरी के लिए हो, चाहे निर्धन, असहाय और जो गरीब तबके के लोग हैं जो लॉकडाउन में प्रभावित हुए उनके लिए हो, सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ की जा रही है। हालांकि जिला पदाधिकारी उदयन मिश्र भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम पहलुओं पर विशेष ध्यान रखें। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।